WTB एक नॉन कमर्शियल फायर आर्म एजुकेशन चैनल है जिस पे सारी फायरिंग सेफ रेंजेस पे ही की जाती है। आज हम 9mm ब्राउनिंग हाई पावर पिस्टल का फील्ड टेस्ट करेंगे 60 मीटर रेंज से। इस वीडियो की मदद से मैं मेन फोकस करना चाहता हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ पिस्टल पे, जो कि इमर्ज करेंगी वीडियो के दौरान। और हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइव फायरिंग डेमो तो होगा ही इसका अलग अलग रेंजेस से, अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग हैंड लेफ़्ट राइट से। बट हम फोकस करेंगे सेफ्टी ड्रिल्स पे भी, कैसे वेपन को खाली करना है, स्पेशली पिस्टल को कैसे खाली करना होता है, कैसे सेव करना होता है। वेरियस फायरिंग पोजीशंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे रेंज स्थिरता बढ़ती है और रेंज बढ़ जाती है। उसके बाद वीडियो के मिड में हम देखेंगे इस फायर आर्म, इस लेजेंडरी फायर आर्म की हिस्ट्री। वर्ल्ड में सबसे फेमस पिस्टल है ये 9mm। ये पर्टिकुलर 9mm पिस्टल, इसको 9mm पैराबेलम भी कहा जाता है, और ये एक प्रोहिबिटेड बोर है जिसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे इसका लाइसेंस मिलता है। इसको 9mm ल्यूगर भी कहा जाता है बिकॉज 1901 में ल्यूगर नाम के व्यक्ति ने इसको ऑस्ट्रिया में डिज़ाइन किया था। अब देखते हैं इसकी जो मैगजीन की कैपेसिटी है वो क्या है। 13 राउंड्स की कैपेसिटी होती है, और जैसा आप देख रहे हैं मैं इसको फिल कर रहा हूँ। एक राउंड को मैं दबा रहा हूँ और दूसरे राउंड को मैं हाफ इंसर्ट करके पीछे की तरफ धक्का मार दे रहा हूँ। ये मैगजीन लोड ड्रिल है जो कि हर पिस्टल यूज़र को रिहर्स करते रहनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, लोड करने के बाद मैं इसको दबा के चेक कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोड करने के बाद चेक कर लें और देख के इसको फीड करें। अब मैं टारगेट 1 लेफ़्ट साइड से पहले टारगेट से 60 मीटर डिस्टेंस से फायर करूँगा। अब यूँ तो कई लोग क्लेम करते हैं कि इस हथियार की इफ़ेक्टिव रेंज सिर्फ 20 से 25 मीटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको डिज़ाइन ही 50 मीटर के लिए किया गया था इफेक्टिव रेंज। अब टारगेट 2 पे मार रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड नंबर 2 टारगेट पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ। पहले राइट मोस्ट पे मारा था मैंने। अब टारगेट 3 पे मार रहा हूँ। टारगेट 3 पे मैंने डबल हैंडेड ग्रिप कर लिए, और एक अच्छा फायरर अच्छी ग्रिप से 50 से 150 मीटर तक इस वेपन से, जैसा मैंने आपको बताया, आराम से फायर कर सकता है। डबल हैंडेड ग्रिप में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो सेकंड हैंड है वो सिर्फ मेन हैंड के नीचे होना चाहिए। ऊपर टच होगा तो स्लाइड से आपको चोट लग सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वेपन को क्लियर करना, मेक सेफ करना। तो सबसे पहले मैगजीन हटाइए, 2 से 3 बार वेपन को कॉक कीजिए, इंश्योर कीजिए कि मैगजीन खाली है, चैम्बर खाली है। उसके बाद खाली मैगजीन लगा के ट्रिगर को प्रेस कीजिए, वेपन आपका सेफ है। नीचे आ गई, और पहले आई थी ये अभी मेरी थोड़ी नीचे, मैंने शिस्त मैंने इधर ली थी, इधर ली तो इधर आ गई। इधर अगर मैंने निशाना लिया तो इधर आ जा रहा है। 2 ही दिख रही है ना, 2 ही 5-6 कुछ की थी इस पे 5, इसमें भी 4। इस वाले में भी शिस्त लेफ्ट ली थी, इसमें नहीं आया। काले में काला, सफ़ेद में सफ़ेद चिपकाना है। और इसमें एक आ गया, ये एक आया ना, ये हाँ, एक आया। आ रहा है इसमें, बस वही है, साइड का थोड़ा वो है। अब दूसरी पिस्टल से करते हैं। ठीक है। अभी मैंने पोजीशन चेंज कर ली है डबल हैंडेड, और मैं नीलिंग पोजीशन में आ गया हूँ, यानी कि मैं बैठ गया हूँ और मैंने अपने हाथों को अपने घुटने पे टेक रखा है मोर सपोर्ट के लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा फायर कैसे कैसे इम्प्रूव होगा। इनिशियली बहुत ख़राब था, आप एंड तक देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, और स्टॉपेजेस भी दिखेंगे अभी क्या प्रॉब्लम आती है पिस्टल फायरिंग के दौरान। आ रहा है, रोक पड़ी। अच्छा फंस गया, डबल फीड हो गया, ये इजेक्ट नहीं हुआ ठीक से। तो आप देख रहे हैं क्यों मैं अपने चैनल पर डिस्करेज करता हूं लोगों को कि पिस्टल खरीदने से आप 4 बार सोच लें। मैं बता रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस से, पिस्टल इतनी रिलायबल नहीं होती है। यही है पिस्टल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें जो रुक इस चैनल के माध्यम से मेरा 1 लाख राउंड से भी ज़्यादा फायर करने का तजुर्बा मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद के लिए यूट्यूब पर डाल दूं। थोड़ा वेट करना होता है कि हैंग फायर तो नहीं हो गया, फीड नहीं हुआ था, डबल फीड हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इतने तजुर्बे के बाद भी मुझे आज भी वेपन फायरिंग में डर लगता है कि कुछ चूक ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक काम है ये। लोड नहीं हुआ। और इसीलिए फायरिंग रेंज पे आपका बैरल हमेशा सामने की तरफ होना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो जाए एक्सीडेंटल डिस्चार्ज में। अच्छा मैगजीन सही से नहीं चढ़ी।
पिस्टल्स की ये प्रॉब्लम है ही है कि जरा सा किसी पार्ट पुर्जे में प्रॉब्लम तो कभी मैगजीन ठीक से लोड नहीं होगी, हल्का सा मैगजीन में लिप में चोट आ गई, और कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी इश्यूज प्लस एमिनेशन। इंडियन एमिनेशन तो आपको पता ही है, जितनी बुराई करूँ उतनी कम है, और आपको वही मिलने वाला है, इम्पोर्टेड बहुत महंगा होता है। डबल लोड हो गया। केस नहीं निकलेगा। बस ये पिस्टल का यही है, कुछ राउंड चलने के बाद बस इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं फायर होता है कि नहीं। अब फिर नहीं हुआ। अब क्या हो गया इसने, यही मैं मतलब जितनी प्रॉब्लमेटिक मैगजीन से लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पिस्टल में लगी रहती है। अभी आप देखेंगे, देखिए। चलो थैंकफुली फायर हो गई, क्योंकि वर्किंग ऑफ पिस्टल इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि कैसे इतने छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स होते हैं एक वेपन में, जो कि जैसे वेपन को, जैसे गोली फायर होती है तो रिकॉयल की एनर्जी या ब्लोबैक की टैप होती है, उससे स्लाइड पीछे की हरकत करता है। उसके बाद स्पेंट केस इजेक्ट होता है, अगला जो कार्ट्रिज है वो उठता है मैगजीन से और फीड होता है, लोड होता है, लॉक होता है, और फिर पिस्टल फायर होती है। अब इस सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में एक छोटे से पार्ट के मेल फंक्शन से भी कब पिस्टल रुक जाती है, इट कैनॉट बी सेड विद प्रेडिक्शन। दैट इज व्हाई आई प्रेफर रिवॉल्वर्स विच आर मच मोर रिलायबल। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं जो पिस्टल में हो रहा है ऑटोमेटिक तरीके से, वो रिवॉल्वर में आपकी उंगली की ताकत से होता है डबल एक्शन मोड में, और सिंगल एक्शन में आप खुद कॉक करते हैं उसको। चैम्बर करते हैं, एंड चैम्बर आ गया ना इसमें, इसी पे फोकस। हाँ। अब ये जो मैंने मैनुअली एक राउंड इसके चैम्बर में डाल दिया, इसको हैंड चैम्बरिंग बोलते हैं, बट ये स्पेशलाइज प्रोसीजर है। ये तभी करना चाहिए जब मैगजीन खाली हो, नहीं तो डबल फीड हो जाएगा, और आप अवॉइड ही करें तो बेस्ट है। डाउन आ गया। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट, खाली करने की कार्रवाई। 2 बार कॉक कीजिए, मैगजीन हटा के 2 बार कॉक कीजिए, चेक कीजिए चैम्बर में कोई राउंड तो नहीं है, ट्रिगर प्रेस कीजिए, फिर से कॉक करके चैम्बर चेक कीजिए और वेपन को रखिए। पिस्टल्स में कब अंदर राउंड रह जाता है और कब इंजरी हो जाती है फायरर को बिल्कुल पता नहीं चलता। चलिए अब लेफ्ट हैंडेड फायर करते हैं, थोड़ा रैपिड करूँगा मैं, और होपफुली नहीं अटकनी चाहिए इसमें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। रैपिड करूँगा। बहुत ज़रूरी है कि समय समय पे हम अपने लेफ़्ट हैंड से भी फायरिंग प्रैक्टिस करते रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमारा लेफ़्ट हैंड भी इक्वली ट्रेंड हो। और बहुत लोग जो .45 ACP और इन सब के बड़े शौकीन हैं, मैं उनको कहूँगा कि लेफ़्ट को अपने एक बार और राइट दोनों से आप फायर ज़रूर करके देख लें। एंड ऑलवेज एनी हैंड गन लेफ़्ट को अपने पक्का ट्रेन कीजिए, कब ज़रूरत पड़ जाए, कब आप ऐसी सिचुएशन में आप राइट हैंड शायद ना यूज़ कर पाएँ। और स्पेशली जो .45 ACP लवर्स हैं, जितना इसमें आपको रिकॉयल दिख रहा है ना 9mm में, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है .45 में। तो लेने से पहले प्लीज़ एक बार फायर ज़रूर कर लें किसी फ्रेंड से मांग के। इतना मोटा इन्वेस्टमेंट, टाइम मनी, एफर्ट का है, एक बार ले ली तो फिर आप इतनी जल्दी तो बदल नहीं पाएंगे। चलिए खाली करके कार्रवाई, और उसके बाद हम टारगेट चेक करेंगे। ऑलवेज कंसिडर गन लोडेड। ये हाँ, ये सपोर्ट में था जो नीलिंग करके किया था। इनमें तो पूरी आ गई ऑलमोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 आ गई 12 में से। करोगे रिपेयर करोगे, और बीच में आने लग गई हैं। मैं शिस्त यहाँ ले रहा हूँ हाथ पे, तब जाके इधर आ रही है। और इस वाले में तो बहुत रैपिड लास्ट में किया था मैंने, इसमें एक ही आया, बिल्कुल हाथ थक गया था, बाएं हाथ से गया था। हाँ, बाएं हाथ से एक आया, और इस वाले में 2 आए। ये भी वही बाएं हाथ वाला रैपिड में क्या है कि शिस्त आने में टाइम लग जाता है, तो फटाफट। बट आप देखो, अगर मतलब दुश्मन है तो ख़त्म हो जाएगा, है ना 9mm से। अब थोड़ी पोजीशन बदल ली है हमने। अब मैं बैठ गया हूँ, नीलिंग पोजीशन में आ गया हूँ सिंगल हैंड से, और मैंने अपने हाथ को अपने राइट घुटने पर टेका हुआ है स्थिरता के लिए। चलिए जानते हैं इसका इतिहास। ब्राउनिंग हाई पावर एक सिंगल एक्शन सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन है, जो कि जॉन मोजेस ब्राउनिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिज़ाइनर्स इन द वर्ल्ड, लेजेंडरी, उनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी।
अब इसको हाई पावर इसलिए कहते हैं, इसकी सबसे खासूसियत ये है कि इसमें डबल स्टैक मैगजीन लाई है, जिस वजह से 13 राउंड आने लग गए इसमें। अनलाइक जो 1911 के डिज़ाइन पे बेस्ड है, अनलाइक 1911 जिसमें 9-10 राउंड ही आते थे। और ब्राउनिंग हाई पावर पूरी वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली यूज वेपन है, 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसको यूज़ करती हैं, आपने सुना ही होगा। और 9mm पैराबेलम अगेन वेरी वेरी फेमस कैलिबर। और ब्राउनिंग हाई पावर तो मतलब आपको पता ही होगा, इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है, पुलिस में भी यूज़ होता है, इसीलिए प्रोहिबिटेड बोर है। हो गया ख़त्म। अब मिसफायर वाले ट्राई कर लेते हैं। अब अगेन आप देखेंगे मैं हैंड फीड कर रहा हूँ, जो कुछ राउंड मिसफायर हो गए थे। मैगज़ीन खोल के डालने में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, तो ये हैंड फीडिंग एक क्विक तरीका होता है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें फंस भी सकता है वेपन। राउंड एकदम सही है, फायरिंग पिन घिस गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जॉन मोसेस ब्राउनिंग जो वर्ल्ड के मोस्ट लेजेंडरी डिज़ाइनर माने जाते हैं, मिखाइल क्लाशनिकोव का नंबर 2nd पे आता है उनके जस्ट बाद। कई लोग कहते हैं वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। इनका ये जो वेपन है हाई पावर, इसका डिज़ाइन 1911 की तरह ही था, जैसा आप एनिमेशन में देख रहे हैं। ये एक रिकॉयल की ताकत पे चलने वाला हथियार था, जिसमें बैरल से रिकॉयल टैप करके स्लाइड में ट्रांसफ़र होता था और बैरल ऊपर लॉक हो जाता था स्लाइड में। इसको शॉर्ट रिकॉयल हथियार भी बोलते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ब्लो बैक, गैस ऑपरेटेड और रिकॉयल ऑपरेटेड, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है सेमी ऑटोमेटिक वेपन के। की प्रॉब्लम थी वो खोखे दिख गए भी, कहाँ गए? हाँ मिल गया सर। एक खोखा ये है। चलो ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट रहा है टारगेट एंड पे, इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिप्रूवमेंट हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये आ गई इस पे। आगे साहब। ये भी नीलिंग सिंगल हैंडेड था। हाँ हाँ 3 आई, 3 या ये 4 लग रही हैं, 3 ही है। 3। इस पे आ गई 4, 5, 1 2 3 4 5, इस पे मैक्सिमम आ गई। 5 3 8। और इस पे एक ही आई है, इसे फायर भी 1-2 ही किए थे, तो इस पे मैक्सिमम आ गई। वो फर्स्ट वाले पे इसलिए कम आई कि फर्स्ट वाले में ही वो रोक ठोक पूरी ज़्यादा ही हो रही थी, तो रोक पड़ने से ध्यान बढ़ रोक पड़ने से ध्यान बढ़ जाता है। इस वाले में बिल्कुल ठकाठक चल रही थी, तो बिल्कुल 5 आ गई, आई थिंक 6 में से 5 आ गई। अब आप देख रहे हो, मतलब फायर करते करते बढ़ते जा रही हैं। ग्रुप बन गया है। ग्रुप भी बन गया, ग्रुपिंग बन गई है इसकी। आएगी अभी इसमें फुल कैपेसिटी भरते हैं, 13 10 12 15, ये 13 राउंड आ गए बाहर। टेस्ट तो करें अभी इसका, पर 13 का भी भर के रखना नहीं चाहिए, 10-11 ही भरने चाहिए, बिकॉज वो मैगजीन के, हाँ, स्प्रिंग की टेंशन की जो है टेंशन के लिए सब। अब यही मुझे सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है शेख हाम्स रैप्टर का, कि बताइए उसमें भी 8 राउंड 7 राउंड की कैपेसिटी, जो अपने IOF की आती है उसमें भी 8 राउंड की कैपेसिटी। 8 आप पूरा भर नहीं सकते हैं, स्प्रिंग की ताकत कम हो जाएगी, तो 6-7 राउंड ही भरते हैं जनरली। आप डीलर से ही पूछेंगे, यही कहेगा आपका। तो पिस्टल में अगर कैपेसिटी ना हो, तो मेन तो पिस्टल की ताकत उसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है, तभी इसका नाम हाई पावर है। तो रिवॉल्वर के ऊपर जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, अगर वही ना हो तो फिर पिस्टल किस काम की। 13 में मतलब लोडिंग में दिक्कत आई। तो मैं जैसा आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि पिस्टल सिलेक्शन में मैगजीन कैपेसिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 1911 की 6-7 राउंड की कैपेसिटी के बाद जब ये आई थी हाई पावर 13 राउंड की कैपेसिटी वाली, तो इसीलिए इसका नाम हाई पावर पड़ा, ये इतनी हिट हुई। और वंडर 9 सीरीज़ अब बोला जाता है, जो ये डबल स्टैक मैगजीन की 9mm की पिस्टल्स बन गई हैं, वर्ल्ड में इनका नाम वंडर 9 पड़ गया है। तो आप जो भी पिस्टल लेने जाते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कम से कम 9-10 राउंड तो हो मैगजीन में, कम से कम, क्योंकि पिस्टल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी मैगजीन कैपेसिटी है। राइफल के ऊपर, सॉरी, रिवॉल्वर के ऊपर 6 से 8 राउंड की तो रिवॉल्वर में भी जाते हैं, जैसे मेरी .22 रिवॉल्वर 8 राउंड कैपेसिटी वाली है। अभी 12 राउंड लेफ्ट हैंडेड रैपिड मारूंगा। ठीक है सर। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मेरा जो लाइव फायरिंग एनालिसिस है। हम प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं,
मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको टोटली डिस्करेज करना कि आप पिस्टल खरीदें ही ना, ऐसी बात नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स मेरी एडवाइस पे पिस्टल भी खरीद चुके हैं, और वो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बड़ी गाली मारेंगे, भाई तूने तो बोला पिस्टल हमने ले ली। बट उनको मैंने इसलिए रिकमेंड की जिन जिन को की कि वो प्रैक्टिस कर सकते थे, प्रैक्टिस अफोर्ड कर सकते थे, थोड़ी ठीक ठाक लेवल दर्जे की ट्रेनिंग थी उनके पास। लेकिन जो औसत इंसान जो कम ट्रेन कर पा रहा है, उसका मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग रिकमेंडेशन है। तो मैं एक नॉर्मल पर्सन को यही कहता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं गन ड्रिल्स हैं इतनी, तो ये सब आपको रिहर्स करनी होगी पिस्टल में, लोडिंग खाली करना, उसको मेक सेफ करना। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए पिस्टल, ये आपने शायद वीडियो देखा नहीं होगा, मैं अब डबल हैंडेड इसको नीलिंग में और मैंने स्थिरता बढ़ा दी है, तो इससे अभी हम देखेंगे रिजल्ट और बेटर हो जाएगा। बिफोर टारगेट चेक 30 सेकंड में जो होने वाला है, मैं आपको फिर बता दूं कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक एवरेज पर्सन को मैं रिवॉल्वर रिकमेंड करता हूँ .32/22 कॉमन कैलिबर, और जिसके पास ट्रेन करने का टाइम है ठीक ठाक प्रैक्टिस का, उसके लिए मैं पिस्टल रिकमेंड करता हूँ। और डबल हैंडेड में ध्यान रखिए, मैं स्लो मोशन इसलिए किया है कि जो इतनी स्पीड में स्लाइड मूव करती है ना, आपकी उंगली इसमें कट ना जाए, जिसको स्लाइड बाइट या पिस्टल बाइट भी बोलते हैं। ये देखते हैं, इस पे मैंने बहुत रैपिड मारा था 13 राउंड, तो उसमें से कितना आया, 1 2 3 4 5 6 6 हिट्स आए इसमें, ओनली 6 हिट्स और 10 सर 1 2 3 4 5 6 नहीं, आउट ऑफ 13, बट बहुत रैपिड था, फट 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 मेरे को तो एक को आउट ऑफ 13। कोशिश करते हैं। इसमें आउट ऑफ 12 किया था, बट 3 आए, लेफ्ट हैंड से किया था ये, ऐसा ऐसा लेफ्ट में बट 3 आ गए। आज लेफ्ट में से हो जाएगा आपका लेफ्ट राइट करते रहता हूँ ना दोनों। ऐसे। चलो 3 तो आ गए, कम से कम 12 में से दुश्मन तो मर गया, बट बाकी कहाँ गए इसमें, 3 ही आए इसमें। ऊपर को जा रहा था सर इसका गोली इसका ऊपर जा रहा था। चलो कुछ तो आया। ओहो ये तो बड़ा बेकार आया, 2 ही आए इसमें 5 में से, ये 5 में से किया था तो 2 ही आए। अब बहुत फैटिक सेटिंग हो रहा है मेरा भी। और इसमें आए 5 में से 4, 5 पूरे आ गए इसमें से, 1 2 3 4 5। एक्चुअली दिक्कत क्या है, वेपन है जीरोड नहीं, तो मैं यहाँ शीश ले रहा हूँ तो कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, मतलब सेंटर्ड नहीं है ये, सिंस इट्स मतलब उसमें वो नहीं है। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे लेट के लाइंग पोजीशन से मैं दोनों हाथों से पकड़ के पिस्टल को फायर करूंगा 60 मीटर करीब डिस्टेंस से। ये मैक्सिमम स्थिरता इस पोजीशन में आ जाती है, और रिजल्ट भी आप देखेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट ही होगा इसमें। अगेन मैं रिक्रिएट करूंगा कि डबल हैंडेड में दूसरा सपोर्ट वाला हाथ मेन ग्रिप वाले हाथ के नीचे होना चाहिए। अगर आपका स्लाइड के पास गया तो इतनी हाई स्पीड में मूविंग स्लाइड आपकी उंगली, अंगूठे का वेब और कोई और पार्ट आपका हाथ का डैमेज कर सकती है। पिस्टल बाइट या स्लाइड बाइट हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो डबल हैंडेड शूटिंग में ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। रिवॉल्वर में मैंने आपको बताया था सिलेंडर ब्लास्ट का, मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो खाली कर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है, जितनी स्टेबिलिटी उतना आपका अच्छा लगेगा। स्टेबिलिटी मैंने बढ़ा दी, अब आप देख लो कितनी लगेगी, पूरी लगी होगी यहाँ। तो इसमें हमने लाइन में जैसे बिल्कुल सपोर्ट बढ़ा दिया था, तो यू गॉट ऑल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एवरीथिंग इज सपोर्ट। जितना ज़्यादा एक वेपन में सपोर्ट बढ़ा दिया जाता है उतनी उसकी इफेक्टिव रेंज बढ़ जाती है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि गोली की रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है, 1.5 से 2 किलोमीटर। जैसा आपने इस इमेज में देखा कि एक स्टॉक लगा के 1911 में उसकी 150-200 मीटर तक रेंज हो जाती है। इनफैक्ट रिवॉल्वर्स में भी बट या स्टॉक आता है और टेलीस्कोप्स भी आती हैं, जो कि एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। मेरे को एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा उस पर, रिवॉल्वर्स के स्टॉक और उसके टेलीस्कोप्स एंड बाइपॉड पे, जिनको हंटिंग रिवॉल्वर्स बोला जाता है। आप देखिए कैसे इस 1911 में ये बट को मॉडिफाई करके फिक्स करके इन्होंने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक बना दिया है, मतलब एक राइफल टाइप का इसको बना दिया है। और ऐसा करने से इसकी रेंज करीब 150 मीटर इफेक्टिव रेंज बढ़ जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।